हेलो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सहसंयोजी आबंध के ध्रुवीय लक्षण के बारे में। सहसंयोजी आबंध का ध्रुवीय लक्षण। आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है हमारा सहसंयोजी आबंध का जो ध्रुवीय लक्षण होता है वो क्या होता है ये जानना। देखिए, जब आपका सहसंयोजी बंध बनता है, माना ये एक परमाणु हो गया और ये आपका दूसरा परमाणु हो गया, जब भी सहसंयोजी बंध बनता है तो ऐसी संभावना रहती है कि उनके मध्य ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न हो सकता है। क्या उत्पन्न हो सकता है? ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न हो सकता है। एक तो या तो ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न होगा या दूसरा अध्रुवीय लक्षण उत्पन्न होगा। ध्रुवीय लक्षण होगा या अध्रुवीय लक्षण। यदि सहसंयोजी आबंध जिन परमाणुओं के मध्य बन रहा है वो यदि कैसे है, समान है, तो उस सहसंयोजी आबंध में अध्रुवीय लक्षण होता है। कौन सा लक्षण होता है? अध्रुवीय लक्षण। और यदि सहसंयोजी आबंध जिन परमाणुओं के मध्य बन रहा है यदि वे इक्वल ना हो, अर्थात बराबर ना हो, तो उनमें कौन सा लक्षण होता है? अध्रुवीय लक्षण होता है। अर्थात ध्रुवीय लक्षण क्या हुआ? जब सहसंयोजी बंध बनाने वाले दोनों परमाणु अलग अलग हो। अब यदि दोनों परमाणु अलग अलग है तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता भी कैसी होगी? अलग अलग होगी। विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी? अलग अलग होगी। तो उनमें क्या उत्पन्न होता है? ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न होता है। देखिए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं H2 की। H2 की स्थिति किस पर रहती है? H, और इसके मध्य एक क्या रहता है? केवल एक आबंध रहता है। अर्थात यहाँ जो सहसंयोजी बंध बना है वो समान परमाणु के मध्य बना है, अर्थात इसमें कैसा लक्षण हुआ? अध्रुवीय लक्षण हुआ। यदि हम O2 की बात करें तो इसमें भी क्या होता है? एक O डबल बॉन्ड, दूसरा O। ये भी कैसे है? दोनों समान परमाणु है, इसलिए O2 में भी कौन सा लक्षण होगा? अध्रुवीय लक्षण होगा। यदि हम बात करें N2 की तो N2 में भी ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इनमें भी N2 में भी दोनों N कैसे समान है, दोनों परमाणु समान है, तो इनमें भी क्या होगा? अध्रुवीय लक्षण होगा। अब बात करते हैं ध्रुवीय लक्षण के उदाहरण के बारे में। देखिए, जैसे कि HCl। HCl में यदि आप देखें तो कुछ इस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनता है। क्या बनता है आपका? इस प्रकार से सहसंयोजी आबंध बनता है। एक बंध बनता है H और Cl के मध्य। और देखिए परमाणु कैसे अलग अलग है, ये H है, ये आपका Cl है। तो इस आबंध में कौन सी प्रकृति होगी? आपकी ध्रुवीय प्रकृति होगी या ध्रुवीय लक्षण होगा। यदि हम बात करें HF की तो HF में भी H और F के मध्य सिंगल बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, अर्थात एकल आबंध सहसंयोजी बनता है। तो परमाणु अलग अलग है तो इनके मध्य कौन सा लक्षण होगा? ध्रुवीय लक्षण होगा। अर्थात यदि किसी अणु में जो सहसंयोजी बंध बन रहा है जिनके परमाणुओं के मध्य यदि वे दोनों परमाणु समान हैं तो उनमें अध्रुवीय लक्षण होता है, और यदि परमाणु असमान है तो उनमें ध्रुवीय लक्षण होता है। अब बात आती है ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न क्यों होता है। बात ये आती है, देखिए यदि हम बात कर ले HCl की, HCl, ये दोनों परमाणु कैसे अलग अलग है तो उनकी विद्युत ऋणात्मकता भी कैसी होगी? अलग अलग होगी। यदि हम बात करें हाइड्रोजन और क्लोरीन की तो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? क्लोरीन परमाणु की होती है। अर्थात और विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है? विद्युत ऋणात्मकता पिछले के वीडियो से आप जानते हैं। यदि आप नहीं जानते तो मैंने आई बटन में लिंक दिया हो, उस वीडियो का आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए, विद्युत ऋणात्मकता के कारण, विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण यहां पर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन का दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा। अब क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता का अधिक है तो इस जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या कर लेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, और इस प्रकार से कुछ स्थिति बन जाएगी। देखिए, एकदम दोनों जो इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास आ जाएंगे। पहले हाइड्रोजन के पास ये था और क्लोरीन के पास इतने इलेक्ट्रॉन थे, किंतु इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होने के कारण इसने हाइड्रोजन के पास का जो इलेक्ट्रॉन था उसे अपनी ओर आकर्षित कर लिया और वो हाइड्रोजन से दूर हो गया और क्लोरीन के क्या आ गया? पास आ गया, जिस कारण इस पर क्या आ जाएगा? पार्श्व ऋणावेश।
इसे क्या बोलते हैं? पार्श्व ऋणावेश। और इस पर क्या आ जाएगा? पार्श्व धनावेश। और यदि किसी परमाणु पर पार्श्व ऋणावेश और यदि पार्श्व धनावेश आता है तो वहां क्या देखा जाता है? ध्रुवीय लक्षण देखा जाता है। तो किसी सहसंयोजी आबंध में ध्रुवीय लक्षण का कारण क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। क्या है? विद्युत ऋणात्मकता। ओके, अब हम बात कर लेते हैं HF की। देखिए H और F में सिंगल बॉन्ड बन रहा है, लेकिन हाइड्रोजन ने अपना यहाँ एक इलेक्ट्रॉन रखा है, F ने अपना इलेक्ट्रॉन रखा है, सहसंयोजी आबंध बना है। लेकिन अब फ्लोरीन की कैसी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, तो यह क्या करेगा? इस जो इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास का जो इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। क्या कर लेगा? अपनी ओर आकर्षित। केवल आकर्षित करेगा, अपने अंदर समा नहीं लेगा। केवल क्या करेगा? आकर्षित करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन था यहाँ था, यह हाइड्रोजन से दूर हो जाएगा और कुछ आपकी इस प्रकार से स्थिति बनेगी। और इस पर पुनः आ जाएगा पार्श्व ऋणावेश और इस पर आ जाएगा पार्श्व धनावेश। इस प्रकार इसमें क्या उत्पन्न हो जाएगा? ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न हो जाएगा। तो ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न होने का क्या कारण होता है आपने जान लिया। अब हम बात कर लेते हैं इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन में ध्रुवीय लक्षण क्यों नहीं उत्पन्न हुआ, इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन में क्यों नहीं, और इस नाइट्रोजन में क्यों नहीं। क्यों? देखिए, क्या इनमें विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है? नहीं। जितनी हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता होती है उतनी है इस हाइड्रोजन की भी। तो दोनों की जो विद्युत ऋणात्मकता है वो एक दूसरे से क्या हो जाएगी? यदि हम नेट विद्युत ऋणात्मकता देखेंगे तो वो कितनी आएगी? 0 आएगी। इसलिए दोनों ही इलेक्ट्रॉन अपने स्थान पर रहेंगे, कोई किसी को आकर्षित नहीं करेगा। इस ऑक्सीजन और दूसरे ऑक्सीजन भी, इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी? समान होगी। इसलिए ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित नहीं करते। इस नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन समान है। अब समान है तो इनकी विद्युत ऋणात्मकता भी क्या होगी? समान होगी। तो यही कारण है कि जिस अणु में परमाणु समान होते हैं उनमें अध्रुवीय लक्षण उत्पन्न क्यों होता है, और जिनमें परमाणु अलग अलग होते हैं उनमें ध्रुवीय लक्षण क्यों उत्पन्न होता है, इसका आपने कारण जाना। देखिए, अब जब ऐसे परमाणु जो कि अलग अलग होते हैं और उनके मध्य ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न होता है, वे कुछ खास प्रकृति प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यदि हम बात करें, जो आपके सहसंयोजी आबंध बनाने वाले जितने भी यौगिक होते हैं, जो सहसंयोजी आबंध बनाने वाले जितने भी यौगिक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सहसंयोजी यौगिक। और आप जानते हैं सहसंयोजी यौगिकों के गुण के बारे में। यदि आप सहसंयोजी यौगिकों के गुण के बारे में नहीं जानते तो ऊपर आई बटन का लिंक आ रहा है, वहां आप जाकर देख सकते हैं। देखिए, सहसंयोजी यौगिकों का एक प्रमुख गुण होता है कि वे क्या होते हैं? जल में नहीं घुलते। वे जल में कैसे होते हैं? अविलेय होते हैं। वे जल में कैसे होते हैं? अविलेय होते हैं। किंतु ध्रुवीय लक्षण उत्पन्न होने से इनके ऊपर क्या आ गया? पार्श्व ऋणावेश और क्या आ गया? पार्श्व धनावेश आ गया। अर्थात इनके मध्य इस बंध की प्रकृति कैसी हो जाएगी? आयनिक हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? आयनिक हो जाएगी। इस जो बंध की प्रकृति कैसी हो जाएगी? आयनिक हो जाएगी। और आप जानते हैं जो आयनिक बंध होते हैं वो कैसे होते हैं? जल में विलेय होते हैं। कैसे होते हैं? जल में विलेय होते हैं। तो सहसंयोजी आबंध में यदि ध्रुवीय लक्षण आता है तो वे कैसे हो जाते हैं? जल में विलेय हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? जल में विलेय हो जाते हैं, अर्थात जल में घुलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि ध्रुवीय लक्षण आने से पार्श्व धनावेश और पार्श्व ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है, जिससे कि आबंध में आयनिक प्रकृति आ जाती है। और आप जानते हैं कि आयनिक यौगिक कैसे होते हैं? जल में विलेय होते हैं। जबकि जिनमें अध्रुवीय प्रकृति होती है उनमें कोई पार्श्व धनावेश या पार्श्व ऋणावेश उत्पन्न नहीं होता, इसलिए वे जल में विलेय नहीं होते हैं। ओके, अब यहां और एक खास पॉइंट है कि यदि हम बात करें HCl और HF, अब आप क्या ये बता सकते कि HCl में ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा होगी या HF में? इसका उत्तर होगा HF में। क्यों? देखिए, आप इस दुनिया के सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों के बारे में जानते हैं। पहला क्या है? फ्लोरीन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा क्लोरीन, पांचवा ब्रोमीन और छठा आयोडीन। इसके बाद बहुत सारे तत्व आते हैं, किंतु सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? फ्लोरीन की होती है। ओके, अब यदि फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है
फ्लोरीन की सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है और सबसे कम किसकी होती है? हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कैसी होती है? सबसे कम होती है। अर्थात इनके मध्य जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर होगा वो भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। वो भी क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। किंतु वही यदि हम देखें HCl में क्लोरीन की जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो तो हाइड्रोजन की तुलना में बहुत अधिक होती है, किंतु फ्लोरीन की तुलना में कम होती है। इसलिए इसमें जो विद्युत ऋणात्मकता में जो अंतर होगा क्लोरीन और हाइड्रोजन की, वो अंतर कैसा होगा? कम होगा। वो अंतर कैसा होगा? कम होगा। और विद्युत ऋणात्मकता में अंतर जितना ज्यादा होता है उतना ही उस अणु में क्या होता है? ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा होती है, अर्थात ध्रुवीय लक्षण क्या होता है? ज्यादा होता है। और यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम है तो उसमें ध्रुवीय लक्षण कैसा होता है? कम होता है। जिनके मध्य सहसंयोजी आबंध बन रहा है और परमाणु कैसे है? अलग अलग है, और यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता भी कैसी होगी? अलग अलग होगी। और यदि उनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0.1 का हो तो उनमें आयनिक गुण कितने का आ जाएगा? 0.5 का। यदि अंतर 0.2 का हो तो आयनिक गुण कितना % हो जाएगा? उनमें 1% हो जाएगा। यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 0.8 हो तो आयनिक गुण कितना आ जाएगा? 15% आयनिक गुण आ जाएगा। यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 1.6 हो तो आयनिक गुण कितना % आ जाएगा? 47% आ जाएगा। यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2 का हो तो 63% आयनिक गुण आ जाएगा। यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 2.4 का हो तो 76% आयनिक गुण आ जाएगा। और यदि विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 3.2 का हो तो कितना % आयनिक गुण आ जाएगा? 92% आयनिक गुण आ जाएगा। और देखिए यदि और यहाँ एक पॉइंट लिखा है कि सामान्यतः 50% से अधिक आयनिक गुण वाले सहसंयोजी बंध को आयनिक बंध कहते हैं, अर्थात जिनमें अंतर 1.6 के ऊपर होता है। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर 1.6 के क्या होता है? ऊपर होता है। देखिए 1.6 के ऊपर पूरे 50 वाले 51, 63, 70, 76, 86, 92, तब यदि सहसंयोजी आबंध भी बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बंध ही कहते हैं, क्योंकि अंतर यदि 1.6 से अधिक है तो उनमें आयनिक गुण 50% से अधिक आ जाता है, और यदि 50% से अधिक आयनिक गुण आ गया तो वे क्या बन जाते हैं? सहसंयोजी आबंध, आयनिक बंध बन जाते हैं। यह जो आपको सारणी दिखाई दे रही है, यह सारणी किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी? पॉलिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या की थी? प्रस्तुत की थी। अब बात आती है इन्होंने किस प्रकार से पता किया किसी सहसंयोजी आबंध में कितना ध्रुवीय लक्षण होगा। इसको पता लगाने के लिए हम किसका अध्ययन करेंगे? अगले वीडियो में द्विध्रुव आघूर्ण का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। देखिए ध्रुवीय प्रकृति की माप में क्या लिखा है? किसी सहसंयोजक अणु में ध्रुवीय प्रकृति की सीमा द्विध्रुव आघूर्ण द्वारा व्यक्त की जा सकती है। अणु का द्विध्रुव आघूर्ण जितना अधिक होता है अणु उतना ही अधिक ध्रुवीय होता है। तो अणु कितना अधिक ध्रुवीय होगा ये किस बात पे निर्भर करेगा? यह विद्युत ऋणात्मकता में अंतर पर तो निर्भर करेगा, साथ ही साथ यदि हमें इसके मापन करना है, जैसे कि इतना अंतर है तो इतना कैसे हुआ, इसका यदि मापन करना है तो हम किसका सहारा लेते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण का सहारा लेते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।